नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को परिसंपत्तियों के मसले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारियों की एक टीम भी लखनऊ जाएगी। मुख्यमंत्री बुधवार शाम लखनऊ के लिए रवाना हुए। परिसंपत्तियों के मसले पर वार्ता करने से पूर्व वह लखनऊ में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव में शिरकत करते हुए भी दिखाई दिए। गुरुवार को उनकी परिसंपत्तियों के मसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता होगी। दोनों मुख्यमंत्रियों की वार्ता में दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और उच्चाधिकारी भी उपस्थित रह सकते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत यूपी से उत्तराखंड की परिसंपत्तियों के बंटवारे के मसले अभी भी लंबित हैं। इन मसलों के सर्वसहमति हल के लिए कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी के दौरे पर हैं। आज उन्होंने अपने दौरे के पहले दिन यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट के माध्यम से दी है। सीएम धामी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों के आवंटन का मसला अभी तक हल नहीं हो पाया है। इनमें से कुछ मामले जहां कोर्ट में लंबित हैं, वहीं कुछ को लेकर दोनों राज्यों के बीच आपस में बातचीत चल रही है। अब इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री धामी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच बात होगी। उत्तराखंड के सचिव पुनर्गठन डॉक्टर रंजीत सिन्हा इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अफसरों के समक्ष एक प्रेजेंटेशन भी रखेंगे। श्यामा प्रसाद ग्लोबल मिशन के तहत रानी पोखरी ग्रांट में उत्तरा स्टेट एम्पोरियम का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब उत्तराखंड के सभी उत्पाद एक ही जगह पर मिल सकेंगे। ऐसे में उत्तराखंड की याद किसी को अपने साथ रखनी है तो वो हमारे स्टोर पर आए। आजीविका संवर्धन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जौली ग्रांट के निकट रानी पोखरी ग्रांट में उत्तरा स्टेट एम्पोरियम का निर्माण किया गया है। इसका लोकार्पण करते हुए बुधवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां हर्षिल से लेकर मुनस्यारी तक के उत्पाद मिल सकेंगे। हर छोटी जगह से कई प्रकार के उत्पादों को यहां एक बाजार मिल सकेगा। भारत सरकार की योजना श्यामा प्रसाद रूबन मिशन के अंतर्गत जो यहाँ पर आज ग्रोथ सेंटर का और इसका जो उद्घाटन हुआ है, इससे निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड के सारे उत्पाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। और उत्तराखंड की याद किसी को अपने साथ रखनी हो तो वो हमारे इस खुले हुए स्टोर पर आएँ और यहाँ से उनको हर प्रकार के सामान मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि पूरे चाहे हर्षिल का हो, चाहे हमारे मुनस्यारी का हो, हर जगह का जो उत्पाद है, चाहे राजमा के रूप में, गहत के रूप में, अन्य रूपों में जो भी होता है, वो सब हमारे स्थान पर मिलेगा। इन उत्पादों को भी एक बड़ा बाजार यहाँ से मिलेगा। इस क्षेत्र में हम और भी काम करेंगे कि जिससे कि इन लोगों को और अच्छा बाजार मिले। जो उत्पाद बनाने वाले लोग हैं उनको भी जो है निश्चित रूप से देश भर के लोग, क्योंकि बगल में हमारा यहाँ पर धार्मिक नगरी ऋषिकेश भी है, यहाँ पर हमारा एयरपोर्ट भी है और देहरादून हरिद्वार का ये हाईवे भी बगल में है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये और ज़्यादा जो है लोगों के ध्यान में यहाँ की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सर्वे चौक IRDT ऑडिटोरियम सभागार में अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मेयर सुनील उनियाल गामा समेत जिला अधिकारी और विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि अपनी सरकार पोर्टल के जरिए राज्य के सभी सरकारी विभागों को जोड़ा जाएगा। साथ ही विभागीय प्रक्रिया को और सरलीकरण किया जाना है। इस ऐप के माध्यम से कैशलेस, पेपरलेस प्रक्रिया की जानी है और यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पोर्टल की सराहना करते हुए कहा कि इससे राज्यवासियों के घर बैठे प्रमाण पत्र बनेंगे। ये पोर्टल आम जनता के लिए, सामान्य जनता के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है, क्योंकि इसके माध्यम से 75 प्रकार की जो समस्याएं हैं वो अपने घर बैठे ही लोग ऑनलाइन से ही जो है उनका समाधान, उनकी प्रगति, उनके बारे में क्या हो रहा है और कितनी उसमें प्रगति हुई है, कितना काम हुआ है, किस प्रकार का उसमें काम किया गया विभागों द्वारा, वो सारी प्रगति रिपोर्ट उस पर आने वाली तो बहुत आसान हो जाएगा उसके बनने से।
अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल का शुभारंभ आज सीएम धामी की तरफ से किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि इसका शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अब यहां राज्यवासियों के घर बैठे प्रमाण पत्र बनेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पोर्टल की सराहना की है। आपको बता दें कि काफी कुछ सरलीकरण इस ऐप के माध्यम से हो जाएगा। आपको बता दें कि सीएम धामी ने भी ये कहा है कि अपनी सरकार पोर्टल के जरिए राज्य के सभी सरकारी विभागों को जोड़ा जाएगा। साथ ही विभागीय प्रक्रिया को और सरलीकरण किया जाना है। इस ऐप के माध्यम से कैशलेस, पेपरलेस प्रक्रिया किया जाना ही कार्यक्रम का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पोर्टल की सराहना करते हुए कहा कि इससे राज्यवासियों के घर बैठे प्रमाण पत्र बनेंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में बाहर काम कर रहे युवा वापस लौटकर अपनी खेती से जुड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है धामी जी की सरकार, जो किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को लाभ मिल चुका है और उन किसान महिलाओं में मैं भी एक हूँ। सरकारी योजनाओं से जुड़कर मैंने मशरूम की बहुत अच्छी खेती की है और बहुत अच्छा मुनाफा भी कमाया है। इन योजनाओं के लिए मैं उत्तराखंड सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूँ। किसानों के संग है हम, उत्तराखंड है हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। रुड़की के इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों के बकाया गन्ना भुगतान को लेकर आज कांग्रेस के द्वारा गन्ना मार्च पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाग लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण और कांग्रेस के छोटे बड़े कार्यकर्ता, पदाधिकारी उपस्थित रहे। बढ़ती महंगाई, किसानों की मांगों और इकबालपुर शुगर मिल पर 2017 से बकाया किसानों का गन्ना भुगतान न होने पर कांग्रेस के द्वारा किसान मार्च पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों का एक जन सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे, जहां पुलिस प्रशासन को व्यवस्था बनाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। कार्यक्रम बहुत सीधा स्पष्ट है। उत्तराखंड गवर्नमेंट किसान विरोधी है, केंद्र सरकार किसान विरोधी है, किसान लहूलुहान है, न केवल दिल्ली और देश भर में बल्कि उत्तराखंड में भी किसानों की स्थिति बहुत बुरी है। सब जगह गन्ना खरीद मूल्य घोषित हो गया है और उत्तराखंड में निरंतर हम उठा रहे हैं इस मामले को। अभी तक गन्ने का खरीद मूल्य घोषित नहीं किया। लोगों को मजबूर होकर के अपना गन्ना चरखी में औने पौने दाम पर देना पड़ रहा है। दूसरी तरफ खाद मिल नहीं रही है, आगे की बुआई का प्लान किसान बना नहीं पा रहा है। इकबालपुर चीनी मिल पर 200 करोड़ से ज़्यादा किसानों का बकाया है और ये सरकार कान में उंगली डाल के बैठी है, उस रुपये का भुगतान नहीं करवा रही है। 2022 कांग्रेस को जनता लाएगी। जो कार्यक्रम रखा गया माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी द्वारा, क्योंकि जब 2017 में चुनाव हो रहे थे, बीजेपी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार बनाओ, हम महंगाई कम कर देंगे, हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। क्या मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 4 साल हो गए, 1 रुपया भी गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, क्या इससे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? और जब ये सरकार 2017 में बनी, जो पहला सत्र विधानसभा में चला, उसमें ने राज्यपाल से कहलवाया था कि हम 14 दिन के अंदर अंदर किसानों को गन्ने का भुगतान कर देंगे। आज 3 साल का किसानों को गन्ने का भुगतान किसानों का पड़ा हुआ है, आज तक कोई भुगतान नहीं हुआ। इसलिए आज हम ननेड़ा से लेकर इकबालपुर तक के सड़कों पर मार्च करेंगे और ये मांग करेंगे कि सरकार तत्काल गन्ने का भुगतान, जो 3 साल का बकाया, वो तत्काल उसे गन्ने का भुगतान दिलाया जाए और कम से कम 100 रुपये कुंटल गन्ने का रेट बढ़ाया जाए। ये हमारी मांग है। सरकार को बहुमत के हिसाब से अपनी हठधर्मी
चढ़ी हुई है। आज का प्रोग्राम माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में गन्ना पद यात्रा का वो है। हम इकबालपुर तक पद यात्रा करके जाएंगे और किसानों के लिए जो गन्ना भुगतान नहीं हुआ है उसकी मांग रखेंगे इकबालपुर शुगर मिल से भी, चीनी मिल से। और जो भाजपा सरकार इस वक्त चल रही है राज्य सरकार के अंदर, भ्रष्ट सरकार जो चल रही है, उससे भी हमारा निवेदन है, हम हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करते हैं कि वो किसानों की समस्या को समझें, उनका गन्ना भुगतान जल्द से जल्द कराएं। देखिए, बात ऐसी है कि कांग्रेस लगातार मुद्दे उठा रही है। आप क्या चाहते हैं? केवल एक नेता ही इन सारे मुद्दों को उठाए? कांग्रेस के इतने नेता हैं, उससे पहले प्रीतम सिंह जी भी आए हैं, गणेश घोड़ियाल जी भी अलग अलग जगहों पे, उधम सिंह नगर जैसी जगहों पे लगातार मुद्दे उठाते आ रहे हैं। कांग्रेस की शुरू से ही प्राथमिकता रही है कि वो किसान के साथ खड़ी रहे और किसान की जितनी भी समस्याएं हैं, केवल गन्ना भुगतान ही नहीं, इसके अलावा भी जो समस्याएं हैं उन्हें हल करने के लिए हर प्रकार से कांग्रेस और कांग्रेस के नेता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। क्या बात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मजदूर वर्ग के लिए प्रयास नहीं कर रही है? कांग्रेस हमेशा से मजदूरों के साथ खड़ी रही है। मजदूरों का जो मिनिमम वेजेस था वो। और अब खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश भर के सभी महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव न होने को लेकर देहरादून के गांधी पार्क में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोड़ियाल के नेतृत्व में मौन व्रत रखा गया। मौन व्रत में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद रहे। हरीश रावत ने कहा कि आज छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सरकार हनन कर रही है। प्रदेश में अब तक पिछले 2 सालों से महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। वो सरकार से मांग करते हैं कि जल्द ही सभी महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव किए जाएं। साथ ही हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में सरकार सभी रैलियां कर रही है, लेकिन छात्र संघ चुनाव को लेकर उन्हें कोविड-19 की याद आ जाती है। हरीश रावत ने यह भी कहा कि सरकार छात्रों की पद्धति प्रणाली को खत्म करना चाहती है। संघों के चुनाव नहीं करवाए। अब जब सब चीजें खोल दी गई हैं तो केवल छात्र संघों के चुनाव पर प्रतिबंध लगाना, प्रतिबंध को जारी रखना कहीं से भी उचित नहीं है। भाजपा ऐसा लगता है कि युवाओं की इस जनतांत्रिक पद्धति को, प्रणाली को समाप्त करना चाहती है। वो छात्र संघों से चुनाव को समाप्त करना चाहती है और बहाना जो है कोरोना का लिया जा रहा है। जब सारी चीज़ें खोल दी हैं आपने, तो फिर छात्र संघों का चुनाव कराने में आपको क्या दिक्कत है? तो छात्र संघों का चुनाव हो, इसको लेकर के आज अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पर उपवास रखा है, कांग्रेस जनों ने मौन व्रत रखा है और महात्मा गांधी के प्रिय भजन। बाजपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारियों का प्रदेश भर में लगातार दौरा देखने को मिल रहा है। इसी के चलते बाजपुर के रामलीला मैदान में बीजेपी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने दुष्यंत गौतम का जोरदार स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जो कोरोना काल के अंदर सेवा संगठन के माध्यम से जनता के बीच में गए हैं, जनता का प्यार जीता है उन्होंने और जनता भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ में खड़ी है। दामी सरकार उत्तराखंड के लिए लगातार योजनाएं कर रही है और लगातार कार्यक्रम कर रही है। 4.5 साल के अंदर अभी बीत चुके हैं। कांग्रेस ने कोई हमारा आंदोलन, कोई हमारा विरोध नहीं किया। इनकी भी मोहर लगी हुई कि सरकार पाक है, साफ सुथरी सरकार है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जनता यहाँ पर उत्तराखंड के क्रांतिकारियों का सपना तो उन्होंने देखा था, ऐसे उत्तराखंड का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देखती है। जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत अनुशासित हैं। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में सबसे बड़ी देखने की बात है कि आज यहाँ हजारों कार्यकर्ता उमड़े और सूर्य देवता ने भी परीक्षा ली है। इतनी प्रचंड धूप आपके सामने है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, ये खरीदे हुए लोग नहीं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का मूलधन है। मैं कहना चाहता हूँ, आज इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने अपनी सहभागिता करी है, वो सब लोग अपना डीजल, अपना पेट्रोल अपने पास से अर्पित करके भारतीय जनता पार्टी के लिए आए हैं। मैं ऐसे नमन तुल्य कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि दुष्यंत गौतम जी का जो हमें पाथ्य मिला है, निश्चित रूप से 2022 में युवा सरकार बनेगी। जो इस पार्टी से चुनाव जीत के गए हैं, वो कभी भी इस भ्रम में ना नहीं कि उनका कद बहुत बड़ा था। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी का कद ही बहुत बड़ा था। आने वाले समय में अगर वो किसी गलत फहमी में हैं
तो उनकी गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दूर करेंगे। मिशन 2022 विधानसभा बाजपुर भारतीय जनता पार्टी की सीट होगी। और एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में बाहर काम कर रहे युवा वापस लौटकर अपनी खेती से जुड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है धामी जी की सरकार, जो किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को लाभ मिल चुका है और उन किसान महिलाओं में मैं भी एक हूँ। सरकारी योजनाओं से जुड़कर मैंने मशरूम की बहुत अच्छी खेती की है और बहुत अच्छा मुनाफा भी कमाया है। इन योजनाओं के लिए मैं उत्तराखंड सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूँ। किसानों के संग है हम, उत्तराखंड है हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राज्य सरकार द्वारा एकल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज सोमेश्वर के रामलीला मैदान में अंचल अल्मोड़ा संच सोमेश्वर द्वारा एकल ई शिक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य उपस्थित रही। अभियान के तहत सोमेश्वर संच के आचार्यों को 90 टैबलेट वितरित किए गए। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा में सहयोग देना और जो बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं उन तक शिक्षा को पहुंचाना है। साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से उनकी शिक्षा प्रणाली को नया रूप देना है। मंगलवार से निदेशालय सैनिक कल्याण विभाग में पूर्व सैनिक कर्मचारी संगठन सैनिक कल्याण उत्तराखंड के बैनर तले 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर है। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कांग्रेसियों ने धरना दिया और सैनिक कार्मिकों का समर्थन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार अपने मन की बात ही करती है, लोगों के मन की बात सुनना बंद कर दिया है। हर तबके पर यह सरकार अन्याय कर रही है। सरकार इसलिए चुनी जाती है कि वह जो पहले से मिल रहा है उसमें वृद्धि करे, लेकिन यह सरकार अच्छे दिन के सपने दिखाकर लोगों के संग धोखा करने का काम कर रही है। सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत हमारे तमाम कर्मचारी आज अपनी जायज़ मांगों के लिए धरने पर बैठे हैं। उनकी मांगें हैं कि 2017-18 तक उनको बोनस मिलता था, जो इस सरकार ने बंद कर दिया, वो बोनस उन्हें दिया जाए। उनकी मांग है कि 7वां वेतनमान की सिफारिशों के अनुरूप उनका जो वेतन है वो दिया जाए। सरकार वो मांग उनकी नहीं मान रही है, तो उनकी जायज़ मांगे हैं, वो अपनी मांगों के लिए बैठे हैं और हम उन्हें समर्थन देने के लिए गए थे। हमने ऐलान किया है कि पहले तो इस सरकार को उनकी मांगों को मनवाने के लिए मजबूर करेंगे और अगर ये सरकार कानों में तेल डालकर, रुई डालकर। मसूरी विधानसभा पर्यवेक्षक दानिश अबरार ने शहीद स्थल स्थित कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और विधानसभा प्रत्याशी को लेकर वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होने का आह्वान किया और सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग वार्ता कर मसूरी विधानसभा के प्रत्याशियों को लेकर उनके मन की बात जानी। कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मसूरी के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ ही अपनी अपनी दावेदारी पेश करने वाले प्रत्याशी भी मौजूद रहे। सभी से कांग्रेस पर्यवेक्षक ने अलग अलग बातचीत की और उनके मन की बात जानी। पर्यवेक्षक महोदय यहाँ पर आए, पार्टी के लोग सभी जनप्रतिनिधियों से जो है मुकम्मल जो सभासद थे, दूसरे जनप्रतिनिधि थे, उन सब से जो है उन्होंने राय मशुमारी की और राय शुमारी के बाद उन्होंने अपना एक विवेकपूर्ण एक रिपोर्ट बना के देंगे। और दानिश अबरार जी बहुत समझदार हैं क्योंकि वो विधायक भी हैं और वहाँ से राजस्थान से, और वो हर पहलू पर बात करना चाहते हैं। उनका मंशा ये भी है कि भाई किस तरह से हम इस मसूरी विधानसभा की सीट को जो है जीत कर जो है सरकार में सम्मिलित कर सकें, और मसूरी सीट जीत जाएगी
तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो उसमें कांग्रेस मसूरी भी सम्मिलित हो जाएगी किसी न किसी रूप में। सर, इस बार सबसे पहले जो चीज़ हमारे सामने आ रही है वो ये आ रही है कि कांग्रेस इस बार बहुत सीरियसली चुनाव को लड़ना चाहती है और लगातार पर्यवेक्षकों को हमारे पास भेज रही है, विधानसभा में भेज रही है, बूथ लेवल में भेज रही है। उससे पता चलता है कि कांग्रेस पर कितनी सीरियस है। और मैं समझता हूँ जो पर्यवेक्षक ये लोग आ रहे हैं बार बार, ये निश्चित ही आपके कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जोश देकर जा रहे हैं और निश्चित ही हम आपके विजयी होंगे, ये मेरा मानना है। जी, आपने टिकट की दावेदारी की है, आपको क्या लगता है कि आप इस समय टिकट की दावेदारी करके आप मसूरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और किस तरीके की आपकी रणनीति होगी? मैं दावेदार हूँ मसूरी विधानसभा से कांग्रेस का, और आपके बूथ लेवल पे जो काम हमारी टीम कर रही है, मैं समझता हूँ कि ऐसा बूथ लेवल का काम अभी किसी भी दावेदार ने नहीं किया हुआ है। एक सबसे अच्छी बात ये हुई है कि आज मसूरी में हम 10 साल से चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं और इसकी पीड़ा सभी कांग्रेसजनों को है और सभी कांग्रेसजनों ने मिल कर के, चाहे जो पुराने प्रत्याशी हों या पूर्व विधायक हों, सब ने एक ही स्वर में, एक ही ध्वनि में एक श्री गणेश करा है कि हम सब मिलकर के इस बार मसूरी से कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे और उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। सर, मसूरी में कांग्रेस पार्टी कई धड़ों में बटी हुई है, लगातार बड़े बड़े मंच में भी ये देखा गया है। किस तरीके से सारे कार्यकर्ताओं को एक करेंगे? आपके पास बहुत बड़ी चुनौती है सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि दिक्कतें वहीं आती हैं जहाँ दुकान में सामान होता है। तो कभी आपने देखा नहीं होगा खाली दुकान को लूटते हुए, दुकान में वहीं पर लूट वहीं होती है जहाँ दुकान में सामान होता है। बस कांग्रेस पार्टी की हर जगह, हर बूथ पे टीम है। हल्द्वानी और उत्तराखंड के अंदर लगभग 75 दिनों से राजकीय सुशीला तिवारी और उपनल कर्मियों की हड़ताल आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद समाप्त हो गई है, जहां मुख्यमंत्री ने देहरादून में उपनल कर्मचारियों के अध्यक्ष को जूस पिलाकर उनकी हड़ताल समाप्त की। वहीं हल्द्वानी के अंदर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य शंकर कोरंगा बुद्ध पार्क में पहुंचकर लोगों को आश्वासन दिया और मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए सभी वादों को जनता के सामने रखा और उपनल कर्मियों की मांगों पर ध्यान दिए जाने की बात कही और साथ ही कहा कि जल्द ही उनकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। 78 घंटे नहीं, 78 दिन से लोग उसमें थे, धरने पे थे और इन लोगों की जो मांगे थी उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्तर पर उसको समझाया है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ हल्द्वानी दौरे पर आए हुए थे तो माननीय अध्यक्ष जी के साथ वार्ता हुई थी। उस वार्ता के आधार पर देहरादून इनको प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय चिकित्सा मंत्री धन सिंह रावत जी और हमारे जो स्थानीय मंत्री हैं बंशीधर भगत जी के साथ इनके साथ वार्ता हुई। शाम को समाधान निकाला गया। माननीय धन सिंह रावत जी के साथ विभागीय अधिकारी बैठे, उन्होंने इनकी जो जायज़ मांगे हैं, जो जिन जिन विषयों पर उन्होंने अपना मांग पत्र रखा था उसको गंभीरता से लिया, उसको माना भी और उन सब विषयों को कैबिनेट का जो स्तर है उस कैबिनेट में लाने की बात की और हुआ भी है और उसमें जायज़ आश्वासन भी मिला है। और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शाम को स्वयं अध्यक्ष जी को और इनको जूस पिला करके इनके अनशन को समाप्त करने को सुना। मैं रफ्तार सिंह बोरा हूँ, यहाँ यूनियन का अध्यक्ष हूँ। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हमको पूर्ण आश्वासन दिया गया है, जिसमें कि सारी की सारी पूर्ण भागीदारी जो है हमारे बीच में जो जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं श्री शंकर सिंह कोरंगा जी, इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत बड़ा श्रेय है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री हमारी जो ये कैबिनेट में जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए रोटरी क्लब ऋषिकेश 3 दिवसीय निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन चलाएगा। शिविर 19 नवंबर से 21 नवंबर तक उग्रसेन नगर ऋषिकेश में लगेगा, जिससे मुंबई के नेत्र सर्जन मरीजों के मोतियाबिंद से संबंधित ऑपरेशन करेंगे। मरीजों के ऑपरेशन के साथ साथ रहने खाने पीने की व्यवस्था रोटरी क्लब ने निःशुल्क की है। जिन मरीजों को मोतियाबिंद की शिकायत है वो रोटरी क्लब के सदस्यों से संपर्क कर अपना अग्रिम रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए मरीज को अपना आधार कार्ड उपलब्ध कराना होगा। रोटरी क्लब ऋषिकेश द्वारा 19, 20, 21 नवंबर को ये कैंप राणा आई सेंटर हरिद्वार रोड उग्रसेन नगर पे लगाया जा रहा है, जिसमें हम लोग निःशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन कर रहे हैं और लेंस भी इम्प्लांट इसमें साथ साथ कर रहे हैं। इस शिविर में रोगियों के जो बाहर से रोगी आ रहे हैं उनके रहने की और खाने की भोजन की व्यवस्था उसमें जो है हम लोग ने रोटरी क्लब द्वारा बिल्कुल निःशुल्क की गई है। रजिस्ट्रेशन में या किसी भी तरह का एक पैसा भी रोगी से नहीं लिया जा रहा है, सब कुछ निःशुल्क होगा हर तरह से।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या रहेगी? रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हमने जो है एडवर्टाइजमेंट में अपने 2 नंबर स्लॉट किए हुए हैं। जो नंबर अगर मैं आपको बता सकता हूँ इसमें तो 9456765854, दूसरा नंबर है 9412051301। ये 2 नंबर हम जो है रोगी रजिस्ट्रेशन इन नंबर पर करा सकता है। और जो है इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।